तो देखो इवोल्यूशन हुआ इसका प्रमाण क्या है? ऐसे ही कुछ भी भ्रम नहीं पाला जा सकती, तो एविडेंस क्या है? तो देखो इसमें मतलब क्या हुआ, हम लोग ज़मीन के अंदर नीचे फॉसिल्स, स्केलेटल सिस्टम मान लो डायनासोर का पड़ा, तो इस सब तरह का, या तो फिर मान लो कि अगर कोई किसी चीज़ के दम में मान लो किसी तरह का स्केलेटल सिस्टम का मान लो कहीं डिज़ाइन बन गया है, तो ये सब प्रमाण ही तो हुए जो बताते हैं। तो यही है कि मान लो जैसे कि स्टडी ऑफ फॉसिल, मान लो ज़मीन के अंदर फॉसिल्स मतलब अगर जैसे वही मतलब साइड से हड्डी उड्डी वो सब हो गया, और डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्टिकल्स। तो और देखो वो तो हो ही गया कि ज़मीन के नीचे वो सब मिल सकता है, फॉसिल्स हड्डियाँ उड्डियाँ, मतलब कंकाल उंकाल। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक होता है, उस सेडिमेंट्री रॉक की वजह से मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का मतलब कि उसका डिजाइन उसमें दब के पड़ा हुआ मिला, तो वो भी मिल सकता है जो सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दबे। तो एक तो ये हो गया, और जो है लेकिन ये देखो ये तो डिकेड हो गया इस केस में, लेकिन एक होता है कि डिकेड ही नहीं होता है। मान लो उसका मतलब कि कंकाल तो नहीं होता है, लेकिन उसका मसल्स भी नहीं डिग्रेड हुआ, बॉडी भी नहीं डिग्रेड हुई, स्किन भी नहीं डिग्रेड हुई। और देखो डिग्रेड ही इसीलिए होती है क्योंकि वो डिग्रेड करने वाले मतलब बैक्टीरिया होती हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं ना, जैसे कुछ मतलब कि जब ज़मीन पे फेंक दो तो वो चीज़ डिग्रेड क्यों होती है? क्योंकि वो बैक्टीरिया होती हैं। अगर वो बैक्टीरिया ना हो तो वो चीज़ कभी डिग्रेड नहीं होगी। तो कहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे? ठंडी जगह पे बैक्टीरिया नहीं होंगी क्योंकि ठंड से मर जाएंगे इसलिए। लेकिन आप तो समझ जाओ कि बर्फ़ जैसे हुआ तब वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं हुए कि वहाँ पे डिग्रेड करेंगे, इसलिए ठंडी जगह या जहाँ लो टेम्परेचर हो वहाँ पे नहीं होती, जैसे आइस में हो गया। अब आइस में बैक्टीरिया नहीं होगा तो डिग्रेड क्यों होगा? बस समझ रहे हो? तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं, जब डिकम्पोज वाले ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेंगे तो कहाँ। हाँ, तो अब अगला देखो ये तो एक तरह का मतलब हुआ। अब देखो दूसरे तरह का मतलब कि वो फॉसिल्स, वही फॉसिल मतलब साथ से हड्डी कंकाल हो गया, मतलब कि जो फॉसिल तो पता नहीं, छोड़ो जो भी हो, मतलब जो रॉक में मतलब मिल गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं लॉक में, मतलब वही डिकम्पोज होकर रॉक में मिल गए हैं, तो उन्हें जो है पेट्रीफाइड फॉसिल बोलेगा। जो पहले ऑर्गेनिक, देखो और सब शरीर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, तो फिर वो अब इनऑर्गेनिक होके रॉक में मिल गए हैं, तो उन्हें पेट्रीफाइड बोलते हैं। और देखो मान लो दो पत्थर के बीच मान लो कोई इंसान या तो कोई भी जानवर दब गया होगा, अब तो उसकी वजह से उसका निशान छूट जाएगा उन पत्थरों पे। तो इस सब तरह इधर को कॉम्प्रेशन से जो भी लिखा है कॉम्प्रेशन फॉसिल बोलते हैं। और वो फॉसिल्स जो पॉलन ग्रेन से होते हैं उन्हें पॉलिनोफोसिल्स बोलते हैं। तो वही पॉलीन ग्रेन से मतलब जो छोड़। अब देखो वो फॉसिल कितने साल पुराना है, ताकि पता कर लीजिए कि वो प्रजाति कितने साल पुरानी है। उसके लिए दो तरीका है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसा तुमने पढ़ा होगा कि जैसा कि ज्योग्राफी के क्लास 9 वाले सिस्टम की मतलब यहाँ पे वो मतलब कि लार्वा की वजह से यहाँ पे वो मतलब ज़मीन ऊंची होती जाती है, इसीलिए इंडिया के लोअर पार्ट की ज़मीन ऊंची है, क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ था, मतलब ऐसे यहाँ पे मतलब कि वो ऊंची होती जाती है। तो छोड़ो फालतू चीज़ नहीं, मेन चीज़ पे आते हैं। मतलब जो जितना नीचे दबा होगा वो ज़मीन उतनी पहले ऊंची होगी, तो वो ओल्डेस्ट होगा, बजाय कि ज़मीन ऊंची होती जाती है, बजाय कि जो बाद में दबा यानी जो ऊपर दबा होगा वो मतलब अभी अभी मरा है, इसीलिए वो ऊपर वाली ज़मीन पे है। तो बस समझ रहे हो। और दूसरा तरीका यह है कि मान लो कोई रॉक है, शायद से, देखो श्योर नहीं, ऐसा होगा कि रॉक से मतलब जैसे एक रॉक है तो मतलब ज़मीन में मतलब कि ज़मीन के पार्टिकल्स का अब हम अध्ययन करेंगे कि वो ज़मीन के पार्टिकल्स कितने वहाँ पे रॉक है तो वो रॉक कितनी पुरानी है। अगर वो रॉक के पार्टिकल्स की पता कर लेंगे तो मतलब तभी दबी होगी बॉडी, तभी पता। तो वही पार्टिकल्स का पता करने के लिए जैसे कि मान लो यूरेनियम है, तो यूरेनियम केमिस्ट्री में पढ़े हो कि टाइम के साथ वो लीड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरीके से पता चल सकता है। मान लो कोई मतलब दो हो गया कि एक जो है मतलब कि जहाँ डेड बॉडी मिली वहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा है मतलब लीड से, और दूसरा है जिसमें लीड ज़्यादा है यूरेनियम से। तो कौन सी ओल्डेस्ट हुई? देखो अब इस वाले केस में अभी लीड ज़्यादा है, यानी कि अभी यूरेनियम ज़्यादातर लीड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये न्यू है अभी। और इसमें लीड ज़्यादा यानी काफ़ी यूरेनियम लीड में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए ये ओल्ड है। इस तरीके से जहाँ से उसके पार्टिकल्स की आसपास की बॉडी की पता किया जा। देखो हमारे मतलब अमेरिका की कहाँ की एक लाइब्रेरी में हमें कुछ फॉसिल्स को देखे, तो देखो उसमें लिंक हमें कुछ मिला कि बर्ड्स और रेप्टाइल मतलब एक ही जानवर में लिंक है।
तो जैसा देख सकते हो, देखो ये बर्ड्स में पंखी और देखो ये डायनासोर की तरह है। और देखो देखो ये तो चीज़ इसकी रेप्टाइल यानी मनी छिपकली की तरह दिख रही है, जिसमें कि लिम्स वगैरह छोटे पतले मतलब छोटे जो भी हो, और बर्ड्स की तरह इसमें विंग्स भी दिख रहे हैं उड़ने के लिए। तो देखो ये छिपकली और बर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी बीच देखो अब दोनों का फीचर देखो। देखो फीचर्स क्या है, जैसे कि उसका बर्ड वाले फीचर में क्या था कि मतलब जैसे जॉ उसका था वो बिग था, और जो उसका फोर लिम्ब है यानी हाथ वो कन्वर्ट हो गया है विंग्स में यानी पंखी में। और वहीं पे लिजार्ड की तरह जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या कॉमन था कि उसका टेल था, देखे थे ना पीछे टेल था, और उसका स्टर्नम जो है छिपकली की तरह वीक था। और जो है अबे यार और फ्री कॉर्डर वर्टिब्रेल था। देखो दोनों की चीज़ें मिल रही, इसी लग रहा है कि ये लिंक्ड है। और इनफैक्ट एनिमल किंगडम में तुम पढ़े होगी कि वो जो रेप्टाइल था उसमें से दो चीज़ निकली थी सेम रेप्टाइल में से। देखो वही चीज़ डॉट्स कनेक्ट हो रही है, इसमें बर्ड्स रेप्टाइल एक जैसा था ना, तो वही कि रेप्टाइल जो था उसमें से दो तरह की प्रजाति निकली, एक बर्ड वाली उड़ने वाली और एक मैमल वाली। और देखो ये कल करना है, देखो जैसे कि रेप्टाइल है तो इससे यही बताया गया कि एक मैमल्स भी बने और बर्ड्स भी बने, कल पढ़ेंगे। तो देखो ऐसे चीज़ को मिसिंग लिंक बोलते हैं। मिसिंग क्यों? क्योंकि अब ये एक्सटेंट ये प्रजाति नहीं पाई जाती, अब ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए अब प्रजाति नहीं पाई जाती, तो मिसिंग बोलते हैं। और लिंक मतलब क्योंकि बर्ड्स एंड रेप्टाइल के बीच का लिंक है, छोड़ो इतना बोल। हाँ तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आता ही आता है, तो समझ जाओ 3-4 नंबर तो बोर्ड में श्योर हो गया अगर ये पढ़े, कभी नहीं तो पूरे साल में कभी कभी तो श्योर हो गया। देखो एक होमोलोगस यानी कि सेम और एनालोगस ऑर्गन। देखो होमो में क्या होता है, मतलब जिसका मतलब कि बस हो गया यही होता है, मतलब कि ओरिजिन जिस तरह से वो पैदा हुए जहाँ से पैदा हुए हैं वो सेम है, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है। ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। वहीं पेनोलॉगस में क्या होगा कि फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। देखे देखो यहाँ पे ये चीज़ें डाइवर्ज कर रही हैं, इसीलिए इसे डाइवर्जेंट बोलेंगे। और यहाँ पे कॉन्वर्ज कर रही हैं, जैसा कि मतलब कि 10th में पढ़े थे लाइट वाले चैप्टर में, ये कॉन्वर्ज कर रहे हैं। और देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके एंसिस्टर यानी पूर्वज जो थे वो कॉमन है। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इसके पूर्वज जो है सबके मतलब कि पूर्वज अलग अलग हैं पूर्वज। और देखो क्योंकि पूर्वज सेम है इसीलिए सेम ओरिजिन है लेकिन डिफरेंट मतलब फंक्शन, वो तो वो लिखा, मतलब इसका मतलब ये पता चल रहा है कि पूर्वज मतलब कि पूर्वज के बारे में ये आइडिया दे रहा है, क्योंकि किसी भी एक को पकड़ लो आइडिया देगा। लेकिन इसमें क्या है, ये अपनी पूर्वज के बारे में आइडिया नहीं देगा क्योंकि इसके सेम एंसिस्टर्स मतलब, तो क्योंकि इनके ओरिजिन ही डिफरेंट है इसलिए ये कोई आइडिया इतना अच्छा नहीं दे पाते हैं अपने एंसिस्टर यानी पूर्वज के बारे में। और देखो ये तो हो गया सब कॉन्वर्जिंग टाइम, देखो इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। देखो इतना चीज़ें डिटेल में नहीं याद कर रखनी है क्योंकि क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना डिटेल नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये आगे यूज होगा, इसलिए बस इसकी ये सब काटो, ये बस शॉर्ट से याद रखो। HDAC देखो मूवी देखने जाते हो तो आप क्या माहौल में एक्सेप्ट करते हो कि मूवी HD में हो, पर आराम से रिलैक्स हो कि AC चलती रहे, मज़ा ही आ जाए। तो देखो अब बस HDAC याद रखनी है ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ताकि फिर अभी आगे और आगे से अप्लाई करो। H मतलब यही होमोलोगस, और A मतलब यही एनालॉग, और D मतलब यही डाइवर्ज करेगा, यानी कि ओरिजिन सेम होगा तभी डाइवर्ज करके उसका फंक्शन अलग अलग होगा। और C मतलब कि कॉन्वर्ज करेगा, यानी कि ओरिजिन सेम होगा तभी मतलब कि उसका फंक्शन सेम होगा तभी कॉन्वर्ज करेगा हमेशा। छोड़ो तो यही था, बस समझ रहे हो, अब इसी HDAC को याद। हाँ तो देखो जैसा यहाँ पे होमोलॉगस और एनालॉगस पढ़े थे ना, अभी होमोलॉगस के बारे में पढ़ेंगे फिर बाद में एनालॉगस में। तो देखो होमोलॉगस ऑर्गन, तो देखो इसमें दो तरह में, एक एनिमल का देखेंगे एक प्लांट का देखेंगे। और एनिमल में देखेंगे कि 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स से, यानी कि वर्टिब्रेट्स का हाथ देखेंगे जो कि सेम जैसा कि पढ़े हो ना कि मतलब ह्यूमरस, अल्ना, रेडियल, कार्पल, मेटाकार्पल, और फिर ये 8 हड्डी होता है, फिर उसके बाद 4। देखो वही सब सेम हड्डी, देखो यही सब सेम हड्डी सब में पाया जाएगा, मैन में भी वही, चीता में भी, इनफैक्ट वेल में भी वही, बैट में भी वही, हड्डी सेम होगा। देखो
कार्पल, मेटाकार्पल, एडिडस अल्ना इस सब में भी हो, बस वही सब चीज़ सेम होगा। मतलब हड्डी जो है वो सेम होगा, बस उसका मतलब कह सकते हैं साइज बड़ा होगा, हड्डी सेम होगा। और देखो और जैसा कि अब ये समझ गए। अब देखो मैन है तो अपने हाथ से कुछ उठाने की यानी कुछ होल्डिंग के काम करेगा। देखो फंक्शन डिफरेंट है। और जो है ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सबका हाथ ही है, एक ही सभी वही है। और जो है चीता जो है अपने हैंड को रनिंग के यूज करेगा, वेल वहीं पे स्विमिंग के लिए यूज करेगी, और बैट वहीं पे उड़ने के लिए फ्लाइंग के लिए यूज करेंगी। क्योंकि देखिए इस सब का ओरिजिन सेम था, हाथ ही था। देखो वर्टिब्रेट है तो ऑब्वियसली ओरिजिन सेम होगा, लेकिन फंक्शन सबके डिफरेंट है। अब देखो प्लांट में दो मतलब तरह का प्लांट है, देखो जो भी नाम है ये दो तरह का प्लांट है, जिसमें से एक थ्रोन्स यानी कांटा है और एक टेंड्रिल्स है। देखो अब कांटा है तो कांटा किस काम आता है, कांटा लगा ही होता है ताकि उस प्लांट को बैक्टीरिया वायरस ना अफेक्ट कर पाए कांटे के डर से, तो वही प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। वहीं पे टेंड्रिल्स है तो वो जैसे मनी प्लांट हो गया तो उसमें क्लाइंबिंग करने, क्योंकि टेंड्रिल्स मतलब ऐसे ही होते हैं तो वो क्लाइंबिंग के कांटा काम आएगा, और कांटा है तो वो ऐसे होता है तो तो जो है वो उसके काम आएगा प्रोटेक्शन की। ओरिजिन से मैं वही ऑक्सिलरी पैड्स में ये पाया जाता है, दिखाता हूँ। तो देखो ये हो गया जिसके पास थ्रोन्स हैं, जिसके पास थ्रोन्स हैं ये हो गया जिसके पास। और इसके पास ये देखो मतलब वो है टेंड्रिल्स जो कि क्लाइंबिंग के काम आएगा और ये प्रोटेक्शन के काम। देखो ओरिजिन सेम है सबकी, ओरिजिन जो है सेम है, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, कुछ प्रोटेक्शन के तो कुछ क्लाइंबिंग के काम आ रहा है। अब देखो एनालॉगस में देखो जिसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन ओरिजिन सबका सेम होगा। तो देखो एनालॉगस में दो वही प्लांट एनिमल को उसमें डिवाइड करेंगे। प्लांट में देखो सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एक आलू हो गया और एक गंजी हो गई। तो देखो आलू, देखो दोनों काम किसके आते हैं, सबसे पहले फंक्शन सेम होगा, जैसा बोले हैं फंक्शन सेम होगा कि मतलब स्टोरेज के ही काम आएगा, मतलब कि वही स्टोर करने के क्या बोलते हैं अरे यार हाँ स्टोरेज के काम आएगा, मतलब ग्लूकोज स्टोर का मतलब कि स्टोरेज के काम आता है। और इसका जैसा कि देख सकते हो इसका ओरिजिन डिफरेंट है, एक का ओरिजिन स्टेम है मॉडिफाइड स्टेम और एक का ओरिजिन रूट है, देख सकते हो। और फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। और एनिमल तो देखो ये बहुत सिंपल सा है और लेकिन थोड़ा वो भी है। देखो देखो बटरफ्लाई हो गया या बर्ड्स हो गया, देखो ये एनिमल किंगडम में ये दोनों अलग अलग में आते हैं, कोई मतलब कि कॉर्डेटा में कोई मतलब अलग अलग में आते हैं, अब जिसमें भी आता हो, लेकिन दोनों का मतलब फंक्शन क्या है, आते अलग अलग में है, ओरिजिन डिफरेंट है एनिमल किंगडम में जो पड़े, लेकिन फंक्शन सेम है कि उड़ने के ही काम आएगा। और देखो दूसरे वाले केस में ये आइज़ ऑफ ऑक्टोपस संबंध देखो सिंपल सी है, मतलब इसमें कुछ भी डाल दो, जैसे इंसान की आँख डाल दो और ऑक्टोपस की आँख डाल दो, या तो इंसान की नाक डाल दो ऑक्टोपस की, कुछ भी डाल दो, मतलब दो का बस वही कर देना है, मतलब इंसान का कुछ भी उठा लो आप शरीर का, और वो मतलब कि वो उठा लो और एक तरफ से एनिमल का उठा लो, मतलब दूसरे किसी जैसे यही ऑक्टोपस हो गया तो देखो मतलब अलग अलग फाइलम से बिलोंग करेंगे, जैसे एनिमल किंगडम से दो ठो अलग अलग का उठा लो, बस उसका फंक्शन जैसे कुछ देखने की या तो कोई सुनने के काम आना आएगा, यही है, बस समझ रहे हो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना। और देखो तीसरे में भी वही है कि फ्लिपर्स और डॉल्फिन ओरिजिन डिफरेंट है, डिफरेंट से आते हैं एनिमल कैटेगरी के, लेकिन फंक्शन सेम है कि तैरने के ही काम आएंगे। मान लो तुम्हें कोई अतरंगी सा एग्जांपल आ गया, इन एग्जांपल्स में से नहीं आया और तुमसे पूछ रहे हैं तुम पहचानो ये होमोलोगस है या एनालॉगस है। देखिए ओरिजिन गेस करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ओरिजिन सेम है या नहीं है, कई बार कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। आसान चीज क्या है, आप फंक्शन को पकड़िए, आप फंक्शन से आसानी से गेस कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन सेम दिखाई दे रहा है यानी कि वो क्या है एनालॉगस, और अगर फंक्शन डिफरेंट दिखाई दे रहा है यानी कि वो क्या है आपके होमोलोगस। कॉमन एंसेस्ट्री कौन बताते हैं, होमोलोगस बताते हैं, एनालॉगस से कॉमन एंसेस्ट्री मुझे पता नहीं चलती है। इसके अलावा बेटा मेरे पास और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एवोल्यूशन का एविडेंस देते हैं, ठीक है। तो समझा। हाँ तो देखो इसका मतलब वो मतलब वही जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन का प्रूफ वेस्टिजियल ऑर्गन भी देखा है। देखो ऑर्गन मतलब इसका डिफिनेशन क्या, नो नोन फंक्शन एट प्रेजेंट। देखो इसका मतलब यही है कि अभी हमारे अंदर कोई इसका इस ऑर्गन का उपयोग नहीं है, लेकिन या तो पहले हुआ करता था पास्ट में, या तो अभी होता भी है तो किसी दूसरे एनिमल में यूज होता मतलब कि काम आता होगा। यही है कि आज हमारे में काम नहीं आता है, अभी पास्ट में हमारे में काम आया करता था, और या तो फिर नहीं और कह सकती हूँ या नहीं, और अभी जो है दूसरे एनिमल में काम आता होगा तो आता होगा।
तो देखो सबसे पहले तो हमारे अंदर ही देखो विजडम टूथ है एक, मतलब कि ये तीसरा मोलर है जो कि अर्ली मैन के टाइम पे होता था। तो देखो अब अर्ली मैन के टाइम पे क्यों होता था, क्योंकि वही वो सीधा कच्चा मांस खाते थे, इसीलिए सबकी ज़्यादा जरूरत, घास फूस के कच्चा मांस खाते थे, इसीलिए उनका जॉ लाइन भी जो है बड़ा होता था। तो इसीलिए उसमें एक मोलर डार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर हो सकता था। लेकिन आज के ज़माने के लोगों का मतलब कि जॉ लाइन छोटा होता है, इसलिए अब एक मोलर एक्स्ट्रा नहीं ऐड हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ लोगों में कभी जब मतलब कि 20-30 या तो मतलब 20-30 साल में कभी आ जाता है, यानी एडल्टहुड के बाद मोलर डार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है। क्योंकि पहले क्यों नहीं करता था, क्योंकि पहले जॉ लाइन बड़ा था तो एक अट सकता था, लेकिन वहीं पे एक अब नहीं अट सकता। लेकिन अगर मान लो किसी में आ गया तो वो बहुत पेन देता है, और इनफैक्ट डेंटिस्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कि टीथ का पेन बहुत ज़्यादा होता है। और हमने भी ये फील किया, क्योंकि पहले जब हमारा टीथ होता था तो यहाँ पे कुछ होता दबाते तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। छोड़ो वो दूसरी चीज़ हो गई, यही है कि विजडम टूथ तीसरा मोलर हमारे कान का नहीं होता है आज के ज़माने में। देखो यहाँ बोला गया कि हो सकता है वो पेन ना भी करे, लेकिन अगर पेन कर रहा है तो निकलवाना चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि पेन नहीं भी कर सकता है। और देखो अगला यही है, जो मतलब कि अपेंडिक्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म होता है, लॉजिस्टाइन से जो वहाँ पे अपेंडिक्स होता है, वही जब इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, सबसे पहले डॉक्टर कुछ पिल्स रिकमेंड करते हैं। अगर नहीं ठीक हुआ तो इसको मतलब सर्जरी की जाती है। पहले अर्ली के ज़माने में होते थे, क्योंकि वो घास फूस खाते थे, तो ये घास फूस का मतलब कि डाइजेस्ट करने का काम आता था। अब क्योंकि हम घास फूस नहीं खाते, इसलिए अब नहीं काम आता, इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। और इसकी सर्जरी में वही है कि अगर पिल्स देंगे ठीक हो गया, नहीं ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो इसको एक मतलब कि एपेंडेक्टोमी कराते हैं कुछ। देखो एंड यूनिट फंक्शन है, क्योंकि वहां पर वो एलिवेज बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग ये सब नहीं बनाते हैं। ठीक है जी। तो हम अपेंडिक्स, इसलिए कई बार वो भी अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो जाता है एंड डॉक्टर के दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी इज दैट सर्जरी जिसमें अपेंडिक्स हटा दिया जाता है। और देखो अगला बॉडी का हेयर, ये वाला हेयर नहीं, बॉडी का हेयर। तो देखो पहले के ज़माने में क्योंकि अर्ली मैन कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए सनलाइट यूवी रेड से प्रोटेक्ट करने के लिए काम आया करती थी। लेकिन अब नहीं आती है, क्योंकि अब कपड़ा पहनते हैं तो उसी से प्रोटेक्ट हो जाती है, इसीलिए बॉडी का हेयर अब काम नहीं आता है। और देखो और इनफैक्ट हेयर के बाल मतलब ज़रूरी है कि तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, और मतलब ज़रूरी है। हाँ तो देखो अगला जो है ईयर पे कुछ मसल्स होते हैं, ये पहले के ज़माने में अर्ली मैन के में शायद अर्ली मैन के में होता, छोड़ो मतलब कि अभी के ज़माने में नहीं होता है जनरली। ये मतलब कि एनिमल्स में होता है, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, उस सब में होता है। क्योंकि वो लोग देखे होंगे कान वो लोग हिलाते हैं ताकि वो आवाज़ सुन सके दूर की कहीं आ रही है कि नहीं, कान हिला कि उस तरफ से आवाज़ आ रही होगी। तो छोड़ो यही मतलब कि ये शायद से आवाज़ सुनने की, लेकिन हम लोगों के में नहीं हो मतलब ये, लेकिन कुछ में हो मतलब अभी भी आ जाता है उनके ईयर मसल, वो भी देखे होंगे कि कान वो हिला पाते हैं। लेकिन उस मतलब उनके में फंक्शनल होता है थोड़ा, क्योंकि कान वो हिला पाते हैं, लेकिन कुछ ही में होता है। लेकिन उसका भी फिर भी कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब कि पहले के ज़माने में हुआ करता नहीं है। और अगला मेल्स में निपल्स होगा, जो कि अब उनके उन्होंने दूध बना के पिलाना नहीं, इसलिए अब उनके में काम नहीं है, ये भी वेस्टिबल ऑर्गन है। और देखो अगला निगेटिंग मेल, मतलब कि ये जो आँख में यहाँ पे जहाँ कीचड़ है ना, यहाँ पे ये होता है, तो वहाँ पे देखो बर्ड्स में ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके उड़ना होता है तो सीधा आँख पे हवा असर करता है, तो उधर से करंट वगैरह फॉलो होती है, इसीलिए उनमें होती है। लेकिन हम लोग में नहीं होती, हम लोग के पास वैसे ही पलक होती है, तो उससे भी बैक्टीरिया भी लगभग वो होता है, और उससे भी पानी बनता, छोड़ो इसीलिए ये अब हम लोगों के काम की नहीं होती है। तुम खुद ही सुन लो जो भी बोला गया है। and breastfeed the child। और बेटा जी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? ये जो यहाँ पे फोल्डेड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पिंक पिंक फोल्डेड आपको दिखती है ना आंखों में, वो बेटा जी बर्ड्स में बिल्कुल पूरी खुली होती है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, एयर करंट उनको मिलता है, तो उनकी आंखें ड्राई ना हो जाए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलेयर। हम थोड़ा उड़ते हैं और हमारे पास तो प्रॉपर आईलैशेस एंड ड्राई हमारी आंखें बिल्कुल ज्यादा होती हैं एंड हमको ड्राइनेस का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हमारे लिए बिल्कुल फिक्स्ड है। अब आपने देखा है हाँ तो देखो एक चीज़ और सुनो, देखो इतना डिटेल में एक चीज़ वीडियो बनाना, इतना डिटेल में अभी ऐसी हैबिट है सबको जमाने, फिर सो रहे हैं, फिर ऐसी मतलब हैबिट बनती जा रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में चलते रहने की कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। क्योंकि अगर इतना डिटेल बनाने लगे तो दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लग जा रहा है, जो कि पहले
फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए सीखते, तब वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए इतना डिटेल में करना सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए इतना डिटेल में आज बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। इनफैक्ट ये समय आएगा कि तुम भागना ही छोड़ देगी और बस वही पेज में लेके बस ऊपर से जो माइंड में रहेगा केवल जो चलता रहेगा केवल वही बनाओगी। इससे अच्छा ये जो पहले थे वो भी ना रहो और जो अभी हो वो भी ना रहो, बीच में कहीं रहो कि मतलब कि हाँ वीडियो देख रहे भी रहे कि बना भी रहे हो वो बिना कि ना कि वो कि मतलब कि केवल जो माइंड में वीडियो देख के बना भी रहे, तो पूरा एक मतलब टॉपिक कवर कर लो और फिर एक चीज़ नहीं बतानी है, नहीं तो फिर उसी कैटेगरी की हैबिट बन जाएगी। नहीं, पूरा एक टॉपिक देख लो और अब जितना माइंड में घूम रहा है, क्योंकि अभी तुरंत देखिए तो थोड़ा ज़्यादा ही घूमेगा, तो वो बनाओ। ये सस्टेनेबल हो सकता है, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा ना हो कि फिर से वापस यहीं पे आ जाओ। इसीलिए उतना ही बनाओ, केवल एक टॉपिक पूरा 10-20 मिनट का देखो और फिर उतना ही बनाओ, क्योंकि उसमें भी इससे तो ज़्यादा ही होगा दिमाग में घूमता हुआ, टाइम इससे कम ही लगेगा। इसीलिए सस्टेनेबल बनाओ। और देखो अगला जो चीज़ है, जैसे कि कुछ बच्चों में अभी भी बंदर की तरह टेल आ जाता है, तो उससे सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे ऑर्गन जो कि पहले होते थे लेकिन अभी भी कभी कभी निकल आते हैं, तो उसको एटाविज़म बोलते हैं। और जैसा बोला हूँ बीच में रहो और केवल 4 बजे आने के बाद 5:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा में ही बनाओ। इधर 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 का भी ना रहो, इधर का भी ना रहो, बीच में रहो। ये लॉन्ग सस्टेनेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक डेढ़ घंटा से ज़्यादा नहीं, ये खुद ही इतना ज़्यादा है। ये दिन का 4.5 घंटा चला जा रहा है, इसलिए इधर से और फैलेगा, फिर वही सब फाइनेंशियल एजुकेशन छूट जाएगा। अब देखो एम्ब्रॉयलॉजिकल को देख के हम एविडेंस देंगे इवोल्यूशन हुआ था कि नहीं। देखो जैसे कि 9 महीना पेट में बच्चा होता है, वो सबसे पहले मतलब कि कुछ, अबे यार तुम खुद ही सुन लो वो क्या बार हट के बता। आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टडी है वो आपके एवोल्यूशन के बारे में बताता है। मतलब अगर मैं ह्यूमन एम्ब्रियो को पूरे 9 महीने में स्टडी करूं तो पहले वो एम्ब्रियो फिश जैसा दिखेगा, फिर आपके एम्फीबियन जैसा दिखेगा, फिर रेप्टाइल जैसा दिखेगा, फिर जाके मैमल के जैसा दिखेगा। द स्टेटमेंट ऑफ बायोजेनेटिक लॉ इज ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स। तो वही है, पेट में पहले फिश जैसा, फिर रेप्टाइल जैसा, फिर मैमल जो भी था वो तब धीरे धीरे इसमें भी बच्चा बनते समय भी पहले वो फिश था, फिर वो रेप्टाइल जो भी बोले थे वो बना, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते मैमल बनने। देखो ये भी एक एविडेंस दे रहा है कि हाँ पहले हम लोग वो थे। अब देखो ऑन्टोजेनी रिसेप्टेशन फाइटोलॉजी जो भी लिखा है, मतलब कि पहले वो, इसका मतलब एम्ब्रियोनिक मतलब कि वो आपको एम्ब्रॉय की हिस्ट्री देगा, पहले फिश जैसा, फिर थोड़ा उसके सब मतलब वो एम्ब्रॉय की हिस्ट्री देगा। इसका मतलब ये होता है। और फाइलोजेनी मतलब कि ये इवोल्यूशन हो रहा है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, इसकी हिस्ट्री देता है। हाँ तो देखो एम्ब्रॉय में, जैसे कि एक बार फिश एम्ब्रॉय, एक बार मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिश का एम्ब्रॉय स्टडी किया, रेप्टाइल का एम्ब्रॉय स्टडी किया, एम्ब्रोनोइनिक मतलब वही हिस्ट्री, और मतलब वही उन एम्ब्रॉय को स्टडी कर रहे थे जब वो बच्चा बन रहा था, और मैमाल का ऐसे इन सब का स्टडी किया। तो इन्होंने पाया कि लंग्स जो है वो फंक्शनल है फिश में। देखो एम्ब्रॉय जब बन रहा था तो फिश में भी लंग्स बन रहा था, रेप्टाइल में भी लंग बन रहा था, जब एम्ब्रॉइन बन रहा था पेट में, बर्ड में भी बन रहा था, मैमाल में भी बन रहा था। लेकिन इन बन जाने के बाद, या तो कह सकते हैं पेट के बाहर आने के बाद, केवल फंक्शनल फिश में था। रेप्टाइल बर्ड मैमल में बन तो रहा था लेकिन फंक्शनल नहीं हुआ आने के बाद। इसीलिए इससे क्या पता चलता है कि ये सारे हमारे एंसिस्टर हैं फिश के, यानी कि ये पहले फिश से इवॉल्व होते होते आए हैं। पहले हम सब लोग, मैं मैमल में आता हूँ, तो मतलब कि हम लोग पहले पानी के अंदर रहते थे फिश की तरह, और फिर उससे धीरे धीरे इवॉल्व होते होते कुछ बने, फिर धीरे धीरे हम लोग ज़मीन पे आए। और हम लोग नहीं, मतलब पहले रेप्टाइल आया होगा, ऐसे मतलब फिश ऐसे ज़मीन पे कूदा होगा, फिर कुछ ऐसे रेप्टाइल यानी छिपकली की तरह चल रहा होगा, फिर से धीरे धीरे करते 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 फिर बर्ड में मालूम लोग आए होंगे। लेकिन वो छोड़ बकवास थी। मतलब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन किसका एंसिस्टर है, इससे ये पता कर सकते हैं, इसी एम्ब्रोनोलॉजिकल जो। लेकिन इससे डिसअप्रूव, देखो कुछ गलती आई होगी, भी बताएंगे कुछ गलती आ गई, इसीलिए इसे डिसअप्रूव कर दिया गया कार्ल वन के द्वारा। और देखो जो पीछे कुछ बताए थे वो गलत था दिखा। मैं वही सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ लिखा है ना, उल्टी लिख दिया। रुको, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन है ये तो, दोनों मैमल है। मैं वही सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ लिखा है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, इसको ठीक कर लेना, इसको ठीक कर लेना। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन जो कि बर्ड है, एंड डॉल्फिन, तभी ओरिजिन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इस चीज को तो यही मतलब बस गलती। ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स, क्या उसने स्टडी किया, ऐसी एम्ब्रियोनिक चीजें स्टडी की जो कि एडल्ट्स में नहीं है, जैसे कि गिल स्लिट्स मैंने आपको
होता है। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो कॉल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप वेस्टिजियल गिल्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ओनली इन फिशेस। फिशेस में काम किया, बाकी सब में तो काम के नहीं है। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stages of another animal. ये कहते हैं कि कभी भी किसी का एम्ब्रियो दूसरे की एडल्ट स्टेज में से नहीं जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे एम्ब्रियो में गिल स्लिट है, अगर मैं बोल रही हूँ मैमल के एम्ब्रियो में गिल स्लिट है, मतलब मेरा एम्ब्रियो फिश की एडल्ट स्टेज में से पास हो रहा है। तो कार्ल वॉन बेयर कहते थे ह्यूमन का एम्ब्रियो कभी फिश की एडल्ट स्टेज में से पास नहीं होगा। तो डिसअप्रूव किसने किया और दिया किसने? हाँ, तो देखो इसमें अब गलत प्रूफ कर दिया गया था कि मतलब कि साथ से एम्ब्रियो में बढ़ते समय ऐसा नहीं होगा कि वो फिश की तरह उसमें गिल्स का फॉर्मेशन बनते हुए वो एडल्ट बनेगा। नहीं, ये गलत है, इसको डिस्प्रूव कर दिया गया। देखो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि डिस्प्रूव हुई हुआ ये भी एक अपॉर्चुनिटी मतलब पॉसिबिलिटी। तो देखो और एविडेंस किससे पता चल, देखो सब एविडेंस ही पता कर रहे हैं कि इवोल्यूशन सच भी है यानी कि बनाया हुआ भ्रम है। तो देखो ये मतलब कि अगला देखो कुछ समझ तो नहीं आया अच्छे से, जो भी समझ में बता सकते हैं कि देखो अब देखो ऊपर लेवल पे हो रहा था। अब हम न्यूक्लियस के डीएनए से जाके हम पर डीएनए आरएनए से पता लगाएंगे। देखो जैसे कि मान लो कि एक तुम हो गए और एक मान लो तुम्हारे मतलब ब्रदर हो गया, तो जो है मतलब कहने का मतलब एक ए एक बी है, तो तुम्हारा और ब्रदर का मतलब ज़्यादा जेनेटिक और या तो कैसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि वो एंसिस्टर पास है बजाय कि दूर, क्योंकि वहाँ पे इवॉल्व होके चेंज हो गया होगा शायद से। तो जैसे मान लो तुम्हारा मासी क्या, तो वहाँ पे मतलब उससे उतना पास नहीं है, तो इससे यही पता कर लिया जा सकता है कि कौन कितना पास है, तो कौन किसका एंसिस्टर पता नहीं क्या हुआ है। ये खुद ही नहीं समझ में आया, खुद ही सुन लो। molecule in your body is none other than the DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस मतलब दो तुम्हें सैंपल दे दिए ए एंड बी, अब पूछ रहे हैं क्या ये दोनों सैंपल रिलेटेड है या फिर नहीं है, है ना? क्या ये दोनों सैंपल रिलेटेड है या फिर नहीं है? तो आप इसकी मोल बायो की स्टडी कर लोगे, यानी कि डीएनए पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे? डीएनए पढ़ लोगे। डीएनए में एक और दे दिया सी, डीएनए पढ़ लोगे। आप देखोगे कि किसका डीएनए ज्यादा मैच होता है, क्या एबी का ज्यादा मैच होता है या बीसी का ज्यादा मैच होता है। जैसे कि आपका जो रियल ब्रदर होगा, रियल सिस्टर होगी, आपका डीएनए उससे ज्यादा मैच करेगा एज कंपेयर टू आपका और आपकी मासी के लड़के का डीएनए, है ना? मतलब कॉमन एंसेस्ट्री किसकी रीसेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके कॉमन एंसेस्टर आपके और आपके रियल ब्रदर के, लेकिन आपके और मासी के जो पेरेंट्स है वो सेम नहीं है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी एवोल्यूशन की स्टडी आप मॉलिक्यूलर एविडेंस डीएनए को कंपेयर करके भी ले सकते हो। डीएनए कंपैरिजन से भी हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडी की मदद से एवोल्यूशन यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री का पता लगा सकते हैं। दूसरा हमें तो बायोजोग्राफिकल एविडेंस में यही है कि बायोजोग्राफी की वजह से, जैसे ऑस्ट्रेलिया देखो कोई आ गया तो इजीली बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया तो आइसलैंड चारों ओर पानी से कवर है, इसीलिए इसके बर्ड्स वगैरह कभी आसपास एक्सचेंज हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब तक देखो इवोल्यूशन होता है लोगों का कंपटीशन की वजह से, यहाँ पे मतलब कभी नदी की वजह से इधर उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो किसी अदर बर्ड वगैरह से एनिमल से कंपटीशन इनको नहीं मिल रहा है, तो वो जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्योंकि इवोल्यूशन होता है कंपटीशन की वजह से। और नदी है चारों ओर, तो मतलब चेंज होने की जगह ही नहीं है, ताकि बर्ड्स उधर का इधर है इधर का उधर जाए, तो जिससे कि इवोल्यूशन हो पाए। इसीलिए ये और ऑस्ट्रेलिया में यही एक सेपरेट है, जो कि जहाँ कोई ऐसा नहीं है। और केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट एरिया में इस तरह है कि पॉसिबिलिटी होती है। देखो इस वाले में हम दो एंसिस्टर का यानी जितने भी एंसिस्टर का उन सब का डीएनए प्रोटीन जीन कंपेयर करेंगे, और जिसका जिसका मिलता रहेगा यानी वो उसका कॉमन एंसेस्ट्री होगा, बजाय कि जो जितना दूर मिलता रहेगा वो उसका उतना कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगा। यही भी कहा गया है। ये लाइन पढ़िए। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। यानी कि जो मैंने आपके दो सैंपल लिए थे ए बी सी, तीन सैंपल लिए थे, इनके मैं डीएनए कंपेयर करूंगी, प्रोटीन कंपेयर करूंगी एंड जीन कंपेयर करूंगी। जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी वो डिनोट करेगा कि भाई क्या है, अपनी कॉमन एंसेस्ट्री है। These biochemical similarities point to shared ancestry as structural similarity among diverse organisms। जैसे बेटे पहले स्ट्रक्चर देख के कर रहे थे, अब हम उसको प्रोटीन देख के कर रहे हैं, किसके पास ज्यादा सेम प्रोटीन है, ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात हो रही, पहले स्ट्रक्चर से कंप्लीट कर रहे थे, एंसिस्टर पता कर रहे थे, अब हम उसके प्रोटीन से करेंगे डीएनए जीन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। ध्यान देना, ये लाइन यहीं से पढ़ेंगे। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। हमने बेटा जी हमको नहीं उगाया। एग्रीकल्चर में हम फायदे की चीज उगाते हैं जो ज्यादा बिकती है, जिसकी डिमांड ज्यादा है। हॉर्टिकल्चर में हम वही फ्लावर्स उगाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, जो सजावट में, शादियों में एंड घरों में, गार्डन्स में लगते हैं। स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। हम बेटा जी ज्यादा वो वाइल्ड एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं जो यूज होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड। अगर आप देखेंगे तो हमारी आर्मी जो कैरी करती है, डॉग्स को कैरी करते हैं ना, स्निफर्स जिनको बोलते हैं, जो बॉम्ब्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जिनको ट्रेन किया जाता है, दे आर मेजरली जर्मन शेफर्ड। तो ऑब्वियसली अगर कोई डॉग ब्रीडिंग कर रहा है तो जर्मन शेफर्ड ज्यादा ग्रो करेगा, मतलब उनकी ब्रीडिंग ज्यादा करेगा क्योंकि ज्यादा बिक्री होगी, तो स्कोप ज्यादा है ना, स्कोप ज्यादा है। तो दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। तो अपन ने यहाँ पर ऐसी ब्रीड्स बनाई जो बाकियों से अलग है, बट स्टिल आर ऑफ सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट विदिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो जिस स्पीड से मैन ब्रीडिंग करा रहा है, यानी ऐसे तो मैन को ऐसी ब्रीड बना देगा जो आज तक सालों तक नहीं आई है। ठीक है जी। ये तो देखो अभी यहाँ तक एविडेंस समाप्त होता है, ये सब प्रूफ काफ़ी है ये भ्रम दूर करने के लिए कि इवोल्यूशन नहीं होता है। अब आते हैं एक्चुअल में इवोल्यूशन के, जहाँ से एक्चुअली में इंटरेस्टिंग और जो प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, और एक एक चीज़ ज़िंदगी भर अप्लाई कर सकते हो, इतनी अच्छी चीज़ है। बस देखो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी एक नई कहानी लिखने जानी है, एक नया इतिहास।